वेलकम करता हूँ सभी को फिर से और एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ऑफ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़कर हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, फिर 2 इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उन 2 इक्वेशंस को हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, वो भी ग्राफिकली। ठीक है, अच्छा भाई क्या गिवन है देख लेते हैं। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन में भाई बोला गया है कि 10 स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक है, जिन्होंने मैथमेटिक्स का एक क्विज़ दिया था, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था। उनमें से जो लड़कियों का जो नंबर है, मतलब लड़कियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, मतलब लड़कों से 4 ज़्यादा है लड़कियों का नंबर। नंबर मतलब क्या कि पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन नहीं, यू कैन से कि कितने लड़कियां थे, ठीक है, और कितने लड़के थे। तो जितने लड़के थे उनसे 4 ज़्यादा लड़कियां थी उस क्विज़ में, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, बस लेट कर लो। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। मान लेते हैं कि जितने भी लड़के थे वहाँ पर मैथमेटिक्स का क्विज़ देने गए थे, उनका नंबर है एक्स, ठीक है, इतने लड़के गए थे, एक्स नंबर ऑफ लड़के गए थे। और मान लेते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, मतलब जितने भी लड़कियां थी उस एग्ज़ाम में उनका जो संख्या है वो y है, मान लेते हैं। अभी y ही क्यों लिया हमने, बिकॉज हमें चाहिए 2 वेरिएबल की इक्वेशंस, तो हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये चैप्टर ही 2 वेरिएबल का चैप्टर है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसलिए हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है, ओके। तो देखो टोटल जो था ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10 स्टूडेंट्स। इनमें से कुछ लड़के थे और इनमें से कुछ लड़कियां थी, ओके। मतलब x और y को मिलाकर कितना हुआ, 10 हुआ। अरे भाई देखो, अगर लड़कों का नंबर और लड़कियां का नंबर अगर हम सम करेंगे, लड़कों और लड़कियों को मिलाकर जो सम हमें मिलेगा वो 10 के बराबर होगा। क्यों भाई, बिकॉज 10 स्टूडेंट्स गए थे मैथमेटिक्स के क्विज़ को पार्टिसिपेट करने, उसमें पार्टिसिपेट करने, ठीक है। तो लड़के कुछ होंगे वहाँ पर और लड़कियाँ कुछ होंगी, तो उन दोनों का टोटल कितना होगा, टोटल होगा 10। लड़के लड़कियाँ मिलाकर 10 होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब कि अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स का हम सम करते हैं तो टोटल हमें 10 मिलेगा, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स थे वहाँ पर। तो 10 में से कुछ लड़के थे और कुछ लड़के थे, और लड़कियों का नंबर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ओके, अच्छा। ऑल्सो अभी लड़कियों का नंबर जो था, जो कि y है, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना था भाई, y इक्वल टू लड़कों से कितना ज़्यादा था, लड़कों से 4 ज़्यादा था, ठीक है, लड़कों से 4 ज़्यादा था, समझ में आ गया। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स वेयर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों का संख्या जितना था उससे 4 ज़्यादा था लड़कियों का संख्या, ठीक है। अगर लड़के 3 है तो लड़कियां होंगी 3 + 4 7, अगर लड़के 5 है तो लड़कियां होंगी 5 + 4 9, इतने होंगे, ठीक है, अच्छा। अभी क्या करना है भाई, पहले वाले इक्वेशन से y को उस तरफ भेज देता हूँ, तो x = 10 - y। अभी क्या करना है, बक्सा बनाओ, बक्सा बनाकर x और y का वैल्यू पुट करो, जैसे हम करते थे, क्योंकि ग्राफिकली बोला है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी है ये, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बक्सा बना लिया हमने, बक्सा बनाने के बाद यहाँ पर भी बक्सा बना लिया, ठीक है।
यहाँ एक्स वाई। अभी इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 0 देते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा +10। ओके, तो x का वैल्यू हमने 0 दिया तो ये 10 इस तरफ आएगा तो -10 और माइनस माइनस वाई क्या कैंसिल होकर +10 होगा। अभी अगर y का वैल्यू हम 0 देते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा ओनली 10। ठीक है भाई, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0,10 और इसका कोऑर्डिनेट हुआ 10,0। अच्छा, अभी इस इक्वेशन में अगर y का वैल्यू अगर x का वैल्यू हम 0 देते हैं तो y का वैल्यू होगा 4 और y का वैल्यू अगर 0 देते हैं तो x का वैल्यू होगा -4। ठीक है, तो ये होगा 0,4 और ये होगा -4,0। ठीक है, 0,4 और -4,0। अभी क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ बना लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं। तो क्योंकि 10 है वहाँ पर तो मुझे इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे लंबा करना पड़ेगा और इस तरफ भी। ओके, आई होप इतना एनफ है। अभी 0,10 मतलब तो y एक्सिस पर होगा, तो यहाँ पर y एक्सिस पर मुझे 10 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। 10th नंबर पॉइंट होगा कौन सा वाला, देख लेता हूँ, रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट है 0,10। दूसरा क्या है 10,0, मतलब अभी ये x एक्सिस पर होगा 10,0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10,0 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी क्या करना है भाई, अरे भाई आसान है, ग्राफ बना लो, मतलब लाइन ज्वाइन करो। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये बना लो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट और यहाँ से ये भी स्ट्रेट होना चाहिए, मिडिल से पास होना चाहिए। ओके, हो गया है। अभी एक इक्वेशन का ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया और ये इक्वेशन है x + y = 10। ठीक है, x + y = 10 का ग्राफ है ये। अभी हमें दूसरा ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा 0,4। 0,4 किस तरफ होगा, 0,4 होगा फिर से इस जगह पर x y कोऑर्डिनेट पर होगा, सॉरी y एक्सिस पर होगा 0,4। दिस इज़ 0,4 और दूसरा -4,0 मतलब यहाँ पर होगा इस तरफ, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर। ठीक है, -4,0। लाइन ज्वाइन करो भाई, ग्राफ बनाओ इस वाली इक्वेशन का, एकदम मिडिल से पास करा देता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्लाइटली इधर मिडिल से पास कराता हूँ और इसको ऑलरेडी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा इतना। ओके, अभी क्या होगा, अभी इस वाले लाइन का इक्वेशन लिख दो बाजू में। ये होगा y x + 4। ओके, x + 4 है, ठीक है, x + 4। अभी अच्छा ये भी लिख देता हूँ, ये है y, ये है y डैश, ये है x और ये है x डैश। ठीक है, अभी देखो ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। अभी इनका सॉल्यूशन भी निकालना है, मतलब इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका और इसका सॉल्यूशन निकालना है। मतलब ऐसी क्या वैल्यू होंगी x और y का जो अगर हम दोनों ही इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा। ओके, कैसे निकालोगे, ग्राफिकली निकालना है। ऐसा नहीं कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, ऐसा नहीं। ग्राफिकली कैसे निकालोगे, मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है और वो सोल्यूशन होता है कि जिस पॉइंट पर उन दो लाइन से इंटरसेक्ट किया है उस दो लाइंस का कोऑर्डिनेट, मतलब 3,7 नॉट 0, इट इज़ 3,7। इस पॉइंट पर इन दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है 3,7 में, और यही होता है दोनों इक्वेशन का सल्यूशन। मतलब अगर दोनों ही इक्वेशंस में x का वैल्यू 3 बिठाते हैं और y का वैल्यू 7 बिठाते हैं तो हमें दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई होते हुए दिखेगा।
तो यहाँ से x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है 7। ओके, और x क्या था, क्या माना था हमने x को, नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब लड़कों का जो संख्या है वो कितना है, कितने लड़के थे, 3 लड़के थे और लड़कियां कितनी हैं 7। तो आप देख सकते हो कि लड़कों से लड़कियों का नंबर 4 ज़्यादा है, मतलब लड़कों में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें लड़कियों का नंबर मिल रहा है, देखो 7 मिल रहा है, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पर 3, y की जगह पर 7, 3 + 7 10। ओके, ये भी प्रूफ हो, ये तो सेटिस्फाई हो गया। फिर यहाँ पर y है 7 और इक्वल टू RHS में क्या है 4 + x का वैल्यू 3, तो 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7 = 7 मतलब क्या, LHS = RHS। ओके, तो दोनों ही क्वेश्चन को ये बराबर सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अभी हमें ये देखना है कि व्हाट मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि लाइंस कैसे हैं। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो जिस पॉइंट पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया है वही सोल्यूशन होगा, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होगा तो x और y का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, x और y का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, मतलब सपोज अभी मान लेते हैं ये दोनों इक्वेशन जो है ये कोइंसिडेंट लाइंस के इक्वेशन है, तो x और y का जो वैल्यू होगा वो डिफ़र करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात नहीं, ऐसा नहीं कि x का वैल्यू कोई भी एनी रियल नंबर ऐसा नहीं है, एनी आर रियल नंबर ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, x का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, ठीक है, और y का भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, जिसके कारण से सेटिस्फाई होगा दोनों इक्वेशंस। ऐसा नहीं कि x में कुछ भी बिठा दिया। अच्छा मुझे बताओ, अभी अगर x की जगह पर मैं कुछ भी बिठा देता हूँ सपोज 1 और y की जगह पर मैंने बिठा दिया 1, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। वैसे ही x और y का वैल्यू जो होगा ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, ऐसा नहीं कि ऑल रियल नंबर नहीं, ऑल रियल नंबर नहीं होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा x और y का। ठीक है, जिसको अगर हम इस पर पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन है इसका मतलब कुछ भी बिठा लूँगा x और y की जगह पर और सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन, नहीं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल टू x इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हो गए भाई, y इक्वल टू 7। ये दोनों हैं हमारे आंसर। ठीक है, मतलब 3 लड़के और 7 लड़कियां पार्टिसिपेट उन्होंने किया है किस जगह पर, मैथमेटिक्स के क्विज़ में। ओके, ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ। ओके, तो ग्राफ आप देख सकते हो भाई, ग्राफ कैसे मैंने ड्रॉ किया है। आई डोंट नो कि कैसे एकदम परफेक्ट यहाँ पर स्केल हुआ है मेरा, आई डोंट नो, देखो एकदम परफेक्ट स्केल हुआ है यहाँ पर से भी और यहाँ से भी। ठीक है, मैंने फ्री हैंड किया फिर भी स्केल मिली, मतलब एकदम यू कैन से कि अच्छा है, अच्छा बना। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एक्यूरेट नहीं, मतलब इतना शार्प होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का प्राइस को अगर हम सम करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, तो हमें टोटल खर्चा आएगा ₹50। और दूसरी तरफ अगर हम 7 पेंसिल, ठीक है, 7 मतलब 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो प्राइस होगा उसका अगर हम सम करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, तो हमें टोटल जो खर्चा होगा वो होगा ₹46। तो हमें अभी एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, फिर से वही टेक्निक, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x। तो 1 पेंसिल के कॉस्ट को हमने ₹x मान लिया। ठीक है, हमें भी नहीं पता भाई कितना पैसा, कितना प्राइस का है। ठीक है, और जो एक पेन है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक कलम का जो कॉस्ट है, कॉस्ट या फिर प्राइस है, वो हमने y मान लिया, ₹y, क्योंकि हमें नहीं पता भाई क्या होगा, लेकिन हमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं, इसलिए हमने इसको x पकड़ा, इसको y पकड़ा। ओके, 2 वेरिएबल हो गए।
अभी क्या करना है देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो। अच्छा उससे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में उससे पहले देखो, मुझे बताओ अगर 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 एक पेंसिल का कॉस्ट अगर ₹X है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? बताओ जल्दी बताओ, यूनिटरी मेथड है, बहुत आसान है, बताओ। देखो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹X तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? अरे सिंपल है भाई, बच्चे भी कर सकते हैं इसको, ₹5x, ठीक है। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट ₹5x, तो 7 कितना होगा? 7 पेंसिल का कितना होगा? ओनली ₹7x। वैसे ही एक पेन का प्राइस अगर ₹Y है तो 7 पेन का प्राइस कितना होगा? तो आप बोलोगे भाई तो ईजी है, ₹7Y। वैसे ही 5 पेन्स का कितना होगा? ₹5Y। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, बस यूनिटरी मेथड है, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अनुसार, 5 पेंसिल का प्राइस। मुझे बताओ 5 पेंसिल का प्राइस कितना होगा अगर एक पेंसिल का प्राइस ₹X हुआ तो आप बोलोगे भाई यूनिटरी मेथड है, बच्चे भी कर सकते हैं। तो 5 पेंसिल का प्राइस होगा 5x और 7 पेन का प्राइस होगा 7y, क्योंकि एक पेन का प्राइस है ₹Y, तो 7 का होगा 7 इंटू वाई मतलब 7y। ओके, तो इसका प्राइस और इसका प्राइस मिलाकर कितना हो रहा है? टोटल कितना खर्चा हो रहा है हमारा? ₹50। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। अभी दूसरा इक्वेशन ऑल्सो गिवन है। ऑल्सो अगर हम अभी 7 पेंसिल लेते हैं तो मुझे बताओ 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा अगर एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X है? तो आप बोलोगे भाई 7 पेंसिल का कॉस्ट होगा 7x, प्लस अगर एक पेन का प्राइस ₹Y है तो 5 पेन का कितना होगा? ईजी है, 5 कर दो इंटू तो 5y इक्वल टू कितना खर्चा आ रहा है? ₹46। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस हमारे बन चुके हैं। अभी हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ग्राफिकली करने के लिए बोला गया है, ठीक है। वी आर फोर्स्ड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिकली करना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ से x को रखेंगे इस तरफ और बाकी सबको भेज देंगे वहाँ राइट हैंड साइड। 50 - 7y / 5, ठीक है। और यहाँ से भी x को इस तरफ रखेंगे और बाकी सबको भेज देंगे वहाँ पर। 46 - 5y / 7, ठीक है। ये बक्सा बना लो, ये बॉक्स, यहाँ पर दूसरा बॉक्स, ठीक है। ओके, लेट्स गो। x और y का वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू अगर 0 देता हूँ, y का वैल्यू 0 देने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 50 / 5 10 आता है, ओके। अच्छा, तो y का वैल्यू 0 दिया तो x का वैल्यू आया 10, ओके नाइस। अभी अगर x का वैल्यू हम देते हैं 0 तो 0 इंटू ये 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ये भी नीचे कुछ नहीं आएगा, ये इधर आ जाएगा 0। 50 को उस तरफ भेजेंगे, -50 / -7, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो छोड़ दो भाई। फ्रैक्शन में आएगा तो छोड़ दो भाई, प्लॉट करना बहुत ही टफ होता है अगर फ्रैक्शन में आता है। होल नंबर में आता है तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो चाहो तो आप कर सकते हो फ्रैक्शन में, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा, रिकमेंड करूँगा कि नहीं करो भाई, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है वो। मतलब पॉइंट्स अगर इधर उधर हुआ ना तो आपका पूरा सिस्टम हिल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी क्या करेंगे? अच्छा, तो 0 देंगे। अच्छा, इसमें 0 दिया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी अगर मैं इसमें y के जगह पर 1 देता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है। 50 - 7 मतलब कितना होगा? 43 / 5। नहीं भाई, ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, छोड़ दो। y का वैल्यू 2 दे दो। 50 - 14 / 5, तो ये 46 / 5। नहीं भाई, ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है। अभी मैं इसमें 3 देता हूँ तो 50 - 21 / 5 29 / 5, ये भी फ्रैक्शन। तो अभी क्या देना बाकी है? 28 है ना। 50 - 28 / 5, तो ये 2 दिया तो ये हो जाएगा
22/5 नहीं भाई, ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है। तो क्या दूँ 5 देता हूँ, 35। 50 माइनस 35/5, 50 माइनस 35 15/5 3 आता है। ओके, तो y का वैल्यू अगर हम 5 देते हैं तो x का वैल्यू 3 आएगा। कैसे? y के जगह पर 5 दिया तो 7 × 5 35। 50 माइनस 5 कितना होता है? 15/5। ठीक है, 15/5 कितना होता है? 3। तो x का वैल्यू 3 होगा। ओके, तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं 10,0 एंड 3,5। अभी इस इक्वेशन की बारी। इस इक्वेशन में अगर हम y का वैल्यू 0 देते हैं तो ये पूरा 0, 46/7 आ रहा है जो कैंसिल नहीं होता, तो ये फ्रैक्शन में आएगा तो छोड़ दो। अभी x का वैल्यू 0 करके देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 46 इस तरफ आएगा, -46 होगा डिवाइडेड बाय -5, ये भी फ्रैक्शन में छोड़ दो। अभी y का वैल्यू 1 करके देखो तो 46 - 5 41/7 फ्रैक्शन में आ रहा है, नोप। 2 करके देखो तो 5 × 10 10 से इसको करूँगा माइनस तो हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 7, नोप। अच्छा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 माइनस ये करने से 35/7, हाँ भाई ये कुछ आ रहा है। y का वैल्यू 3 देने से 46 माइनस 15 मतलब होगा 31। ओ नो 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 नो, नहीं होगा, ये भी फ्रैक्शन में आएगा। अच्छा 4 दे के देखता हूँ भाई, 46 से 20 को माइनस किया तो 26/7, नहीं भाई ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है। 5 दे के देखता हूँ तो 46 माइनस 25 देने से कितना होगा? 21/7, हाँ ये वाला आ गया 21/7। तो y का वैल्यू 5 देने से x का वैल्यू 3 आ रहा है। ओके, y का वैल्यू 5 देने से x का वैल्यू 3 आ रहा है। फिर भी चेक कर लेता हूँ। 46 माइनस 5 × 5 मतलब 25, तो 46 माइनस 25, ये घटा और ये घटा। अच्छा हाँ भाई ठीक है। अच्छा, अभी ये तो देने से हो जाएगा। फिर अभी 6 देने से कितना होगा? 46 माइनस 30 होगा 16/7, नहीं होगा फ्रैक्शन में। 7 दे के देखता हूँ भाई, 37, अच्छा 35 ना, नहीं भाई ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है। अच्छा क्या करूँ? 8 दे देता हूँ, 40 नहीं। अच्छा, अभी सारे के सारे पॉजिटिव में दिया, अभी माइनस में देखता हूँ। y का वैल्यू -1 देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस होने से तो ये 51 हो जाएगा ना, 51/7 नहीं होगा। -2 दे के देखता हूँ तो 46 + 10 हो जाएगा 56/7, हाँ ये जाएगा। तो y का वैल्यू -2 लेता हूँ तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, फिर भी मिला लेता हूँ फिर से। 46 माइनस 5 × -2 मतलब 46 माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7। 46 + 10 कितना होगा? 56 डिवाइडेड बाई 7। तो 56 डिवाइडेड बाई 7 कितना होता है? 8। ओके, मिल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,5 और इसका कोऑर्डिनेट होगा 8, -2। अभी प्लॉट कर लेते हैं भाई, अच्छा एक काम करता हूँ, हाँ चलिए इसका थोड़ा सा वेट। ओके, आइए भाई, इसको 90 डिग्री कर देता हूँ और इसको भी 90 डिग्री करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। ओके, इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा बिकॉज 10 तक है वहाँ पर, और यहाँ पर -2 8 यहाँ पर होगा ना। ओके, इसको 8 थोड़ा सा लंबा करूँगा और इसको थोड़ा छोटा। ओके, चलिए भाई प्लॉटिंग करते हैं। 10,0 मतलब x एक्सिस पर होगा, तो x एक्सिस पर होने से यहाँ पर मेरे को 10 ढूंढना है ना। 10,0 आ जा, 5 और ये लास्ट वाला ये है 10,0 है ना, 5 यहाँ पर फिर 5, हाँ ये 10,0। ओके, फिर 3,5, तो y एक्सिस भी लिखना पड़ेगा। अभी 3,5 क्यों बोला है? ये हो गया 3,5 होने से इधर आएगा ना, तो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। आप इसको उठाना मत, ठीक है? डोंट कॉपी दिस, ये मैं अपने रफ के लिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे एकदम परफेक्ट पॉइंट्स पे चाहिए होगा, नहीं तो बाद में विवाद हो जाएगा। चलिए भाई, ये तो हो गया, तो एकदम परफेक्ट यहाँ पर है। चलिए, तो ये पॉइंट है 3,5। ओके, 3,5।
ज्वाइन कर लो भाई, और क्या करना है, ज्वाइन करो इसको और इसको ज्वाइन कर दो। करने के बाद एकदम मिडल से पास करवाता हूँ, ओके। इसको भी मिडल से पास करवाता हूँ, ओके। इसको थोड़ा सा इस तरफ से, हाँ, इसको थोड़ा सा इस तरफ से, अब बस एकदम परफेक्ट, ओके। आइए, तो इस वाले लाइन का जो ग्राफ है, इसका इक्वेशन क्या है भाई, देखो तो 5x + 7y = 50, सॉरी, हाँ ठीक है, 5x + 7y = 50 का इक्वेशन है, ग्राफ है। अभी दूसरा है 3,5 सेम पर है, और 8,-2, तो पॉइंट सेम है पहला वाला, तो यहाँ से ही पास होगा लाइन। और दूसरा कहाँ पर है, 8,-2, अच्छा -2, तब तो ये 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा, मतलब इस तरफ -2 है ना। तो -2 होने से तो यहाँ से मैं एक रफ बना लेता हूँ, -2 से यहाँ से एकदम स्ट्रेट, ओके। कॉपी मत करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर स्ट्रेट है क्या, ये एकदम परफेक्ट स्ट्रेट, ओके। इसको भी हटा देता हूँ, ओके। तो ये है हमारा पॉइंट, आई गेस इट इज़ 8,-2 है ना, हाँ। चलिए इसको ऐसे करके मिला लेते हैं, ओके। चलिए मिला लेते हैं, इस लाइन को मिला लिया है गाइस, ओके। तो इस वाले लाइन का इक्वेशन होगा 7x + 5y = 46, ओके। 7x + 5y = 46। तो देखने से लग रहा है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, किस पॉइंट पर कर रहे हैं, 3,5 पर कर रहे हैं। तो 3,5 पर इंटरसेक्ट करना मतलब क्या, कि इनका सोल्यूशन ऑब्वियसली इस ये वाला कोऑर्डिनेट, मतलब 3,5 इसका सोल्यूशन होगा दोनों इक्वेशंस का। समझ में आ गया, बिकॉज कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, 3,5 पे, तो इसी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही होगा इनका सोल्यूशन। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है 3,5, तो आंसर होगा 3,5, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो एक्चुअली लिख लेते हैं, ये y डैश, ये x डैश, सॉरी, ये वाला x डैश, और कुछ जो मैंने मिस किया नहीं, ओके। तो यहाँ से x और y का वैल्यू तो मिल चुका है, थोड़ा सा वेट, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ, हाँ भाई ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा, हाँ। तो दिस इज़ नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन, और यू कैन से द सिस्टम। तो सॉल्यूशन मतलब क्या, x का वैल्यू यहाँ से 3 और y का वैल्यू यहाँ से 5, सॉरी, y का वैल्यू यहाँ से 5, और x क्या माना था हमने, x माना था हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो इसका वैल्यू होगा ₹3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन को हमने y माना था जिसका वैल्यू होगा ₹5, ओके। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3 हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो जाएगा ₹5, एंड दिस बोथ आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब अगर x की जगह पर 3 बिठाएंगे और 5 y की जगह पर 5 बिठाएंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, दोनों ही इक्वेशंस। 15 ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 35 = 50, हाँ भाई ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ये देखता हूँ, 7 × 3 21, और ये 5 × 5 होगा 25 + 21 होता है 46, हाँ भाई ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन है। और क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब एक ही x का वैल्यू y3 और सॉरी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, ये एक लौटा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका अलावा और कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, ओके। चलिए भाई, एक ही ये सब बातें तो भाई बहुत कॉमन सी बातें हैं अभी हमारे लिए। अभी हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी है इसमें और ग्राफिकल की कोई बातें नहीं है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है वो ग्राफिकल वाला बात है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ओके फाइंड आउट ओके। मैं इसको सारे के सारे नहीं करूँगा, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसका टफ कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
तो आप खुद करो इसको, मैं एक करके दूंगा, बाकी का आपको कर लेना है आराम से, ठीक है। चिंता वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा है। क्या करना है कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के बीच में रिलेशन देखना है कैसा है। अगर तीनों इक्वल हुए तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होगा, कि कैसे लाइंस होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तब क्या होगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। याद है ना आपको, हाँ। तो यहाँ से लिख लो भाई, यहाँ से इक्वेशन 1, इसको इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 विथ, ऐसे लिखना है, ठीक है, विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 वी गेट। मतलब क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 के साथ कंपेयर किया, और इक्वेशन 2 को हमने इस वाले के साथ कंपेयर किया। करने के बाद क्या दिखा कि दोनों का फॉर्म सेम है, ओके। इसका मतलब A1 का वैल्यू बराबर होगा 5 के साथ, A2 का वैल्यू बराबर होगा 7 के साथ, B2 का वैल्यू होगा 6 के साथ, B1 का वैल्यू बराबर होगा -4 के साथ, C2 का वैल्यू -9 के साथ, और C1 का वैल्यू +8 के साथ, ठीक है। समझ में आ गया, तो लिखो A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 7, B1 इक्वल टू -4, B2 इक्वल टू 6, C1 इक्वल टू 8, C2 इक्वल टू -9, ठीक है। सो नाउ A1/A2 इक्वल टू 5/7 है ना, A1/2 5/7, और B1/B2 कितना है, B1/B2 है -4/6। अभी देखने से लग रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है ना, तो देखने से लग रहा है दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। since A1/A2 not equal to B1/B2, therefore the lines lines representing the following pairs of linear equation, अच्छा, the lines representing the following pair होगा क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point, और इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट मतलब क्या, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या, ब्रैकेट में लग के रख दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। क्योंकि अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करके अनगिनत मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होता, क्या होता, कोइंसिडेंट लाइंस होता था। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन है, इसलिए जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे सिर्फ एक पॉइंट पर, एट ए पॉइंट, ओके। इसलिए हम इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। या फिर इसका नाम कहते आप कह सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। तो बाकी का कर लो भाई, ठीक है, बाकी का कर लो, आराम से हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। बस ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसको लिखोगे तो एकदम फुल मार्क्स आपके ही हाथों में है, ठीक है, आपके पास ही आएगा फुल मार्क्स। बिकॉज स्टेटमेंट के बिना लिखोगे तो बहुत चांसेस है कि कट कर देंगे वो, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम ही है, हमें कंपैरिजन ही करना है, बस कंपैरिजन करके बताना है कि क्या जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। अभी मुझे बताओ, कॉन्सिस्टेंट होने का मतलब क्या था कि एटलीस्ट एक सोल्यूशन है, और एटलीस्ट एक सोल्यूशन किस कंडीशन में आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सोल्यूशन होता है, और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, मतलब क्या एक से ज़्यादा, तो एक कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब दोनों ही कॉन्सिस्टेंट है।
और अगर पैरेलल लाइन्स आता है तो नो सोल्यूशन मतलब क्या, इनकॉन्सिस्टेंट। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन गिवन है। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है भाई, ओके। अभी इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लो। अभी क्या बोला था, ऑन कंपेयरिंग, है ना। तो कॉपी कर लेता हूँ, और नहीं लिख रहा। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है। कंपेयर किया दोनों को हमने, 1 and 2 को, इसके साथ वी गेट क्या होगा, A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2, सॉरी A2 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू -5 लिखोगे, और C2 इक्वल टू -7 लिखोगे। क्यों? बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म में C1 ऐसा है, तो C1 का वैल्यू क्या है, -5, इसलिए ऐसा होगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ना, हमने तो जनरल फॉर्म में ऐसा लिखा। अगर आप चाहो तो इसको सिर्फ 5/7 में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है, कंपैरिजन करो नाउ। A1/A2 का रेशियो देखता हूँ कैसा है। A1/A2 इक्वल टू 3/2, B1/B2 इक्वल टू 2/-3। तो देख सकते हो भाई, सरासर देख सकते हो कि दोनों बराबर नहीं है। तो सिंस A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, therefore the following pair of linear equation is consistent। क्यों भाई? बिकॉज ये किसका कंडीशन था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कंडीशन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का यूनिक सोल्यूशन होता है। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब एटलीस्ट नहीं, वन एंड ओनली एक सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन, इसलिए कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है ये। ओके, ठीक है। अभी इनकॉन्सिस्टेंट वाला एक करवा देता हूँ, रोमन 4 इनकॉन्सिस्टेंट वाला है, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट वाला है ये, इनकॉन्सिस्टेंट 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और नहीं, ये इनकॉन्सिस्टेंट वाला नहीं है, सॉरी ये इनकॉन्सिस्टेंट वाला नहीं है। इनकॉन्सिस्टेंट वाला कुछ और है, रुको। इनकॉन्सिस्टेंट वाला तो हाँ, रोमन टू इनकॉन्सिस्टेंट वाला है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और दूसरा है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। फिर से वही चीज़ें करने हैं जो हमें पहले से ही बताया गया है। इनको इक्वेशन 1 2 मान लो, फिर कंपेयरिंग करो। कंपेयर करने के बाद वी गेट क्या, A1 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू लिखो। A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, B1 इक्वल टू -3, B2 इक्वल टू -6, और C1 क्या होगा। अच्छा, C1 को 8 मान लेते हैं, C2 को 9 मान लेते हैं, ठीक है। एक ही बात है, -2 सामने और माइनस ना भी दो, कोई वाली बात नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर माइनस दूंगा तो जनरल फॉर्म के केस में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8/9 ही आएगा रेशियो। ओके, नाउ A1/A2 कितना आ रहा है, A1/A2 आ रहा है 2/4 मतलब हाफ, और B1/B2 कितना आ रहा है, B1/B2 आ रहा है -3/-6, माइनस चला जाएगा, 3/6 कितना होता है, हाफ, और C1/C2 जो है वो कितना आ रहा है, 8/9, ठीक है। ओके, तो सरासर आप देख सकते हो कि इसके साथ ये बराबर है, इस रेशियो के साथ ये वाला रेशियो बराबर है, लेकिन इसके साथ ये वाला रेशियो बराबर नहीं है। तो क्लियरली A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। Therefore the following pair of
लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। क्यों इनकॉन्सिस्टेंट? बिकॉज ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइन्स का कंडीशन है, और पैरेलल लाइन्स का कंडीशन क्या था भाई? नो सोल्यूशन, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं, और कोई भी सोल्यूशन नहीं मतलब क्या? इनकॉन्सिस्टेंट। समझ में आ गया? अरे आसान है भाई, आसान है, इतना भी टफ नहीं है। टफ तभी होगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चिंता वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा कंप्लीट, आपको बस धैर्य रखना है।